अभी अगले वक्ता जो हमारे देवस प्रताप सिंह जी, उनको हम बुलाते हैं और फिर हम बाकी साथी रह गए उनको भी हम लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। तो आदरणीय देवस प्रताप सिंह जी प्रोफेसर हैं फार्मेसी के, आप सबके बीच में स्वागत है और एग्जीक्यूट बड़ा अच्छा करते हैं। देवस की खास बात है कि वो एग्जीक्यूट करते हैं, जो काम हाथ में लिया समझ जाएगी एग्जीक्यूट जरूर होना, ये खास बात है डॉक्टर देवस प्रताप सिंह की। तो आप सबकी तरफ से स्वागत है डॉक्टर देवस प्रताप सिंह। सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। जनार्दन भैया ने जैसे कि बताया कि सबसे पहले मैं अपने संक्षिप्त परिचय से बात शुरू करूंगा। कई लोग जानते भी हैं, कई लोग जो पहली बार जुड़े हैं या मुझसे परिचित नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है डॉक्टर देवस प्रताप सिंह। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मेसी में है और मैंने जो पीएचडी की है वो भारत सरकार की संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ से, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ से मैंने हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग डेवलपमेंट और उसके क्वालिटी कंट्रोल में अपनी पीएचडी पूरी की है सन 2022 में। और अभी वर्तमान में रीवा मध्य प्रदेश, जो मेरा गृह जिला भी है, मेरा भी है, जनार्दन भैया के बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े, उनका गृह जिला है। यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसमें भी नवीन डिपार्टमेंट खुला है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इस कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अभी वर्तमान में अभी मेरा चयन हुआ है, बीते 2 महीने पहले एज ए सहायक प्राध्यापक के रूप में मेरा चयन हुआ है और वर्तमान में बच्चों की शिक्षा दीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले भी मैंने करीब अपने 12 साल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं करीब 2011 से ही सीमैप में था, भारत सरकारी संस्था में। और जनार्दन भैया के संपर्क में मैं अपने, आप ये कहिए कि जो ग्रेजुएशन का समय होता है किसी विद्यार्थी का, असली ट्रेनिंग आपकी शुरू होती है 12th क्लास के बाद, जब आप चीजों को समझना चालू करते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट समझना, जब तक बाल्यकाल होता है तब तक हम समझते नहीं है। हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी सी सूझबूझ आती, मतलब हम चीजों को समझ। हम लोगों के समय में तो यही था। आजकल मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के दौर में बच्चे थोड़ा सा फास्ट मैच्योर हो रहे हैं। हमें जो मैच्योरिटी पाने के लिए 18-20 साल लग गए, वो मुझे लगता है कि आज के बच्चे शायद 10 या 12 साल के अंदर उस मैच्योरिटी को गेन कर ले रहे हैं। उसका कारण यह है कि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उदाहरण के लिए, हम सबके घर में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है। आपका घर में अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के होंगे, आप देखेंगे कि बहुत फ्रिक्वेंटली उसको मैनेज करना सीख जाते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको चलाना है। उसके बरक्स अगर कोई 40 साल से भी ऊपर है, 50 साल, 60 साल बाद में 40 साल से ऊपर कोई अगर व्यक्ति है, तो उनको उसको समझने में समय लगता है। क्यों? इसके पीछे कारण है। कारण ये है क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम कुछ को इधर उधर करेंगे तो खराब हो जाएगा। बच्चे को क्या, उसको तो जहां दबाया, जो कुछ किया, टच किया, आजकल तो टच का जमाना है, दबाना भी नहीं है, टच किया, खुल गया, और उसको पाथ बहुत जल्दी याद हो जाता है। हमें थोड़ा सा उस पाथ को समझने में समय लगता है। तो तकनीक, अभी हम तकनीक की बात करें, तकनीक से देखिए हम लोग जुड़े। ज्यादा भी जैसे कहते हैं कि हाँ, अगर 36 आदमी हैं तो 36 जगह से हैं। कोरोना काल की बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, बहुत सारे लोग हमारे पिछड़े हमसे चले गए, लेकिन ये सबसे पॉजिटिव चीज है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड में एक साथ आने के लिए उसने एक रास्ता सुझा दिया। आज की डेट में हमें मीटिंग करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत भारी भरकम खर्च करें या कुछ करें, हम डिजिटली भी सारा काम कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग पुरोहित प्रशिक्षण मिशन के ऊपर आते हैं। इसको जब शुरू, आज हम इसकी 54वीं बैठक में है। आज से ठीक 1 साल और 2 सप्ताह पहले इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि 54 है, 52 का हमारा सप्ताह होता है। एक साल में हमारे 52 सप्ताह होते हैं। तो जब इस विचारधारा को मूर्त रूप दिया गया था, तो उसका मेन कारण यही था कि हम और हमारे लोग कैसे इस सिस्टम में आए। इस सिस्टम में आने का केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि हमारे लोग आए और मतलब इस काम को संभाले। उसके पीछे एक मल्टीप्लायर थ्योरी थी। मल्टीप्लायर थ्योरी मतलब, पहला तो देखिए, हम सभी लोग अपने अपने स्तर पे अंधविश्वास से बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से ओवरवेल्म है, मतलब बहुत ज्यादा भरे गए हैं। और याद से नहीं है, कई सालों से है। धीरे धीरे करके आप घर में जो
जो भी पुराने लोग हैं, मैं माताओं बहनों की बात नहीं करूंगा, इसमें सारे लोग आते हैं। कहीं न कहीं अपने लेवल पे सब बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है, अपनी अपनी बातों को लेकर के रूढ़िवादी, सुनना नहीं समझना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि धीरे 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 करके वो सतह के रूप में वो चीजें जमाई गई। और जब कोई, आप जानते हैं, जब कोई सिल्टिंग के रूप में जब कोई सतह जमती है तो उसका आधार बड़ा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ जमी है, तो उसको हमें कैटर करने के लिए भी समय चाहिए होगा। तो पहली अवधारणा ये थी कि जो ये रूढ़ियां हैं, हम उसको रूढ़ियों को कैसे कम करेंगे। तो बात ये आती है कि हम कितने भी पढ़े हो, लिखे हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हमारे घर में कोई अगर पूजा कराने आते हैं, आचार्य जिनको हम पदवी देते हैं, हम कितने पढ़े लिखे, हम डॉक्टर हैं, हम आईएएस हैं, हम इंजीनियर हैं, हम टेक्नोलॉजी समझते हैं, लेकिन जब वो रूढ़ियों वाली बात आती है ना, तो अपने आचार्य जी की बात मान लेते हैं। वो कहेंगे, मैंने देखिए एक अंगूठी पहन रखी है ना, तो कहेंगे कि आप ये पहन लीजिए, आपका ये फलाना काम हो जाएगा, आप भला काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कई बार कहेंगे, अच्छा आपको, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप शादी कर लीजिए, लड़की के भाग्य से आपकी शादी हो जाए, आपको नौकरी लग जाएगी। अच्छा, जब धीरे धीरे सब सारी चीजें हुई, तो लोग जब देखते हैं ना, कह रहे यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर लोग आते हैं मेहनत करने पे। कहते अच्छा भैया मेहनत करते हैं तब कुछ मिलता है, बाकी ये जो बताते हैं ना कि ये रत्न पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, उसमें उनकी दक्षिणा भी गई, हमारे जेब से धन भी गया, पतल का पन्ना पहन लो, नीलम पहन लो, ये सस्ते आते हैं क्या? ये विलक्षण रत्न है, मिलेंगे ही नहीं आपको, सोने खरीदने से ज्यादा महंगा है खरीदना। पहली बात ये हो गई रूढ़ की बात। दूसरी बात हो गई जो एक सोची गई थी बात, वो थी इकोनॉमिक्स की। क्यों ना हम, क्योंकि अभी आदरणीय मुनीष सर बोल रहे थे और भी डॉक्टर शशि सर बोल रहे थे और लोग भी बोल रहे थे, रोजगार की बात बोल रहे थे। हमारे समाज में जो है, देखिए सबसे बड़ा जो वर्ग होगा, आप समझिए कि अगर बेरोजगारी होगी तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी उसी के पास होगी। उसके लिए हमें नए नए आयाम भी तो खोजने पड़ेंगे। जैसे अभी तक हमारे लोगों ने किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करके 27% रिजर्वेशन लिया, आज से 20 साल 30 साल हो गए, लेकिन अभी भी देखिए बहुत सारे लोग अड़ंगे लगाते हैं और उनको उसमें मतलब सहायता फायदा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। जब आपके खिलाफ बात करने की बात होती है तब वो अपने नेटवर्क का फायदा उठाते हैं, केन केन प्रकारेण आपको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। पहले मतलब जगह नहीं निकलने देंगे, फिर अगर कोई रिजर्व वगैरह है तो वहां पे नाटक करेंगे, कुछ नहीं होगा तो अंतिम में जो सरमान अपने यहाँ कोर्ट है ना, कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट में उन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं, जैसे कभी वकालत तो बाकी सबकी बात हुई। मैं तो पैटर्न देख रहा हूँ, पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, पैटर्न देख रहा हूँ। आप पिछले 10 साल का, मैं ज्यादा नहीं, मेरी सूझबूझ का समय 8-10 साल का है, कोई भी लार्जर जो वैकेंसी है जिसमें बहुत ज्यादा अगर कहीं ओबीसी और बाकी वर्ग अगर फायदा हो रहा है, इस बिहार वाली वैकेंसी छोड़ दीजिए, ये शायद अकेली ऐसी है जिसने 4 महीने में अपना सारा काम खत्म कर दिया। ये अपने आप में दुनिया की अनोखी, मतलब भारत की दुनिया की बात करो, ग्लोबल की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि किसी न किसी स्तर पे जाकर के छोड़ रहा है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे 4 साल मध्य प्रदेश की पीएससी 19 से लेकर 23 तक हर साल प्री होता है, मेंस होता है और रिजल्ट लेकिन नहीं आता। कभी उसको 14% ओबीसी आरक्षण लटकाते, कभी उसको 1387 करते, कभी कुछ करते। तो क्या कर रहे हैं वो? रोक रहे हैं। तो दूसरी बात क्या होगी कि हम कैसे अपने लोगों के लिए रोजगार का एक नया साधन सृजन करें। अच्छा, इससे केवल रोजगार ही नहीं आएगा। अभी आदरणीय श्रवण सर बोल रहे थे कि मतलब पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा उनसे मतलब डिफर करूंगा इस मामले में। कुछ पैसा अगर हम देंगे तो लोग उससे प्रेरित होंगे। हम दूसरों को दे रहे हैं ना, तो हमें एक स्वयं में व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि अर्थ जो है जीवन जीने के एक साधन तो है ही। मत विलासता करिए, बहुत ज्यादा मत दीजिए, लेकिन इतना तो धन दीजिए कि कोई व्यक्ति आए उसका मन लगा रहे, उसकी अपनी आजीविका है, उसका अपना परिवार है। अगर उसने एज ए पेशा, जैसे देखिए कोई पंडित जी जो आचार्य जो बनते हैं, अगर वो एज ए पेशे के रूप में अगर वो उन्होंने पुरोहिती को और पंडिताई को अगर पालन किया है, तो कुछ वो एक तरह समझिए को दैनिक मजदूरी का है, या उसके लिए हमें उनको हम कुछ पारिश्रमिक देते हैं। तो अगर हमारे बीच के भी लोग अगर होंगे तो एक रोजगार भी तो होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरह से बना लीजिए जैसे आजकल बहुत सारे मंदिरों, ट्रस्टों, इन सब में बन गया। आप लोग देखेंगे ट्रस्ट बना दिया है और 10 मिनट की पूजा का 2100 3500।
आप बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, जो रीवा के आसपास है वो मतलब शारदा चले जाए, आप बिंद के कॉरिडोर इसमें चले जाइए, मिर्जापुर में चले जाइए, विंध्यवासिनी कॉरिडोर चले जाइए, आप उज्जैन चले जाइए, हर जगह अब ये सिस्टम, पहले ये सिस्टम नहीं था। मंदिर ट्रस्ट होते थे, आप फ्री में जाते थे, जो आपका मन करता था आप दान के चले गए। आजकल ये व्यवस्था बदल गई, हर जगह वीआईपी लाइन हो गई। वीआईपी लाइन क्या है? वीआईपी लाइन सिर्फ एक काम के लिए है, आपसे कैसे मोटे पैसे निकाल लिए जाए, आपकी गाड़ी कमाई के पैसे खर्च किए जाए। जैसे जनार्दन भैया ने कहा, पैसा आप गाड़ी कमाई का अपना देंगे, लेकिन फायदा कौन लेगा? 2% 3% लोग, या उस मंदिर के जो पुजारी होंगे, जो रावल होंगे। रावल पुजारी कौन है? एक बार विशेष के हैं। तो क्यों ना हम वहां पे अपनी संस्थागत रूप में प्रेजेंस बढ़ाएं। हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, अपने ग्रुप में ऐसा नहीं है आपको उसमें ब्लैंक नहीं मिलेगा। आदरणीय डॉक्टर हेमंत कौशिक सर जुड़े हुए हैं, रज्जन भैया भी जुड़े हुए हैं इसमें। रज्जन भैया तो बकायदे सबसे प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड एक पुरोहित हैं, एक आचार्य हैं, और अभी उन्होंने हाल ही में एक हमारे विधायक जी हैं, उनके घर में पूरा एक शादी ब्याह का संस्कार कराया। सोचिए, एक एमएलए, ये एक अपने आप में एक बदलाव की बात है। जो लोग ग्रुप को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको ये सारी चीजें बिल्कुल पता होगी। ये बदलाव क्यों आया है? ये बदलाव सिर्फ इन्हीं सभी विचारधाराओं की वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करने की इच्छा चाह रहे हैं। हम भी उस व्यवस्था, जैसे आप लोग जाए ना शादी ब्याह में, देखते होंगे नौवा पंडित इन सब पे जब दक्षिणा की बात आती है बहुत ज्यादा तू तू मैं होती है, बहुत ज्यादा तू तू मैं होती है। तू तू मैं क्यों होती है? क्योंकि लोगों को पैसा देना पड़ता है, कोई अपना आदमी तो है नहीं, जैसे जीपी भैया कह रहे थे। जब हम अपने घर में दे देते हैं, अपने बच्चे को दे दिया पैसा, हम कभी सोचते हैं क्या? खुश रहते हैं। किसी रिश्तेदार को दे दिया विदाई, खुश होते हैं, अरे चलो यार उसको दिया। लेकिन जहां ऐसी जगह जहां हमें आउटपुट नहीं मिलना, हमारे इनपुट का आउटपुट नहीं मिलना है, वहां हम थोड़े से नाराज रहते हैं। तो ये चीजें कब दूर होंगी? जब हमारे जो ये आप अपर कास्ट को छोड़ के जितना भी हमारा ये बहुजन समुदाय है, हम चूंकि ये हमारा मिशन ब्रॉड है, इसमें सारे लोग ब्रॉड है, और एकता या हम इसको कर भी तब पाएंगे जब हमें इसमें सबका सहयोग मिलेगा। ये सिंगल उंगली है और ये मुट्ठी है, इसको अगर हमने ऐसे कर दिया ना, ऐसे करेंगे हो सकता है लोग खींच के निकाल दें, लेकिन हम ऐसे जो जोड़ेंगे तो खूब ताकत लगेगी। तो ये जो है, ये सारी उंगलियां जो है, ये हमारे सारे समुदाय हैं। यहाँ से सारे लोग, जैसे तमिलनाडु मॉडल में क्या है कि वो पढ़ा लिखा के पूरा फिर तरीके से मंदिरों में क्या कर रहे हैं, नियुक्तियां कर रहे हैं, सरकारी नियुक्तियां कर रहे हैं। तो कई बार हम कहेंगे कि भाई हमारे लोग वहां पे नहीं है, उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। देखिए, जब गवर्नमेंट सिस्टम के तहत किसी भी उसमें जब पुजारी या कोई चीज जब उसका अपॉइंटमेंट होगा, तो वहां पे डिग्री जरूर होगी, डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि जैसे हम अभी आदरणीय शशि सर कह रहे थे कि मेडिकल में बहुत सारे लोग आ गए, उन्हें जागरूकता की जरूरत नहीं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी जागरूकता की जरूरत नहीं। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन है, वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बहुत जागरूकता की जरूरत नहीं। ऑलरेडी मतलब है हमारे अंदर में, ये घुट्टी के रूप में भर गया है। जैसे वो पुरोहिती संस्कार है ना, वो से ये सब सारी चीजें भी घुट्टी के रूप में भरा हुआ है। लेकिन जो भी ये हमारा नया क्षेत्र है, नए क्षेत्र में दो की बातें हम लोग अक्सर सबसे ज्यादा करते हैं। एक तो बात करते हैं हम बैरिस्टर की, वकील की बात करते हैं, हमारे बहुत कम है। शशि भूषण सर भी कहते हैं सीए की बात करते हैं, हमें बिल्कुल बिरले खोजने मिलते हैं। हम लोग अभी अचीवर्स क्लब फाउंडेशन में मैं पदेन कोषाध्यक्ष भी हूँ। हम लोगों ने उसको ऑडिट कराना था, तो हमें अपने बीच का कोई सीए नहीं मिला, तो हमें मजबूरी में किसी दूसरे से उसको ऑडिट कराना पड़ा। और हम लोगों ने 1 साल का, जब से हमने खाता खोला, हमने उसका बाकायदे ऑडिट करा दिया, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास अवेलेबल है। तो इसके अलावा ये एक तीसरा क्षेत्र भी है जहां पे संस्कार वाली बात है, जहां पे पुरोहिती प्रशिक्षण की बात है, क्योंकि ये रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम इसको हम मतलब अपने एजेंडे में लेते हैं, मतलब बैरिस्टर्स के साथ साथ, तो देखिए 2-3 चीज को हम बहुत आसानी से इसको कैटर कर। पहली चीज तो ये है कि ये जो रूढ़ियां है ना, इन रूढ़ियों को ही हम बहुत हद तक दबा पाएंगे। आप किसी भी विधा में लीजिए, लेकिन उसमें जो उसके स्वार्थ विहीन जो चीजें हैं उसको आप पालन करते हुए करिए। फालतू चीजें मत बताइए ना, ये आज पंचक लग गया, ये वो लग गया। अरे पंचक लग गया होता दुनिया उत्तर दक्षिण कभी जिंदगी में जा ही नहीं पाती, ट्रेनें सब बंद हो जाती हैं, आपका पांचक वहीं को वहीं लग जाता। ये तो दुनिया में होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता। कहीं
बेचारी बिल्ली अगर अपने रास्ते में कहीं जा रही तो उसको बेचारा मासूम मान लिया। कम से कम इन सब चीजों से हमें जो रोजमर्रा में जो हम फेस करते हैं, कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए महिला हमारी जो है हमारे आसपास के किसी कारण उसके पति की मृत्यु हो गई, महिला मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई पुरुष मर गया तो कहेंगे नहीं इसका चेहरा देखना पाप है। क्यों पाप है भाई? ये सब इसलिए है क्योंकि हमने कई सालों से इसको जिया है, इसलिए हमें लगता है। तो कम से कम पहली चीज ये होगी कि हम इन रूढ़ियों से एक मुक्ति पा सकते हैं, इसलिए सकना शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो हमारे बीच के लोग जो प्रशिक्षित होंगे उनको इस तरह से प्रशिक्षित करना कि एटलीस्ट आप केवल संस्कार करें, रूढ़ियां मत फैलाइएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने जो बताया रोजगार की एक बात है, क्योंकि अगर इससे अगर हमारे बीच के लोग रोजगार अगर पाते तो एक बहुत बड़ा एक अवसर खुल जाएगा, एक नया बिल्कुल सा अवसर खुलेगा, जिस अवसर पे भी 100% रिजर्वेशन लगभग सिर्फ एक ग्रुप का है, सिर्फ एक ग्रुप का। वहां पे अपर कास्ट की दूसरी जातियों का भी कोई प्रभाव नहीं है, तो वो नहीं कर सकते, उनको नहीं करना, उससे कोई वो दिक्कत नहीं है। वो सबसे ज्यादा आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा मतलब अपर कास्ट को, जो ब्राह्मणों को सपोर्ट भी वही करते हैं इन सब कामों के लिए। लेकिन हमारे पास अलग एक वजह है, हम करीब 80% से ऊपर हम है ही। अभी देखिए धीरे धीरे बिहार में एक सेंसस हुआ है, उससे आपकी कलई खुल गई, 75% रिजर्वेशन भी हो गया। अभी जब दूसरे स्टेट भी धीरे धीरे, अब जब चुनाव उसी के दम पे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, बिल्कुल अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, तो जब दूसरे जगहों में भी होगा तो हम ये देखेंगे कि बिहार मॉडल और जो तमिलनाडु मॉडल है उसकी अपनी पुनरावृत्ति हो रही होगी। बहुत सारे आजकल नेता हैं जो कि इन सब बातों को उठा भी रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो लगातार बहुत सारी चीजों को उठा रहे हैं, भले राजनीतिक रूप से उठा रहे, लेकिन अब ये देखिए कि कोर्स ऑफ डिस्कशन में चीजें आ रही है। ये भी अपनी एक बहुत बड़ी क्या है कामयाबी है। जो इस तरह के जटिल मुद्दे है ना, जैसे जातिगत जनगणना, शुरू में आपने देखा होगा एकदम ठंडा था, लेकिन धीरे 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 जब ये लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा जो प्रभावशाली समाज है वो अपने इसका लड़ रहा है, तो मुख्य धारा की पार्टियों को भी उसमें मतलब शामिल होना पड़ा। तो इसी तरह से जो हमारा ये मिशन है, अगर ये अभी शुरू हुआ है, 1 साल अभी हुआ है, और देखिए इसके फ्रूट कितने अच्छे हैं कि हम लोग लगभग हर संडे इसमें आते हैं। मुनीष जी ने कहा ना कि मतलब कई सारे लोग देखिए आए हुए, भैया ने कहा हम 36 जगह जुड़े हुए, तो मतलब इसका फ्रूट जो है ना लगातार फैल रहा है। और जब हम इसको करते जाएंगे, इसको संस्थागत रूप में लेते जाएंगे, तो क्या है, मान लीजिए कि अगर हमारी कोई सरकार आती है, वो अगर अगले 5 साल 10 साल में अगर इसको लेकर के कोई नीति बनाती है, तो हम ऑलरेडी एक प्रशिक्षित समूह जो है तैयार कर चुके होंगे। हम मतलब वी आर रेडी, वी आर रेडी। जैसे अभी देखिए मान लीजिए कि अभी जैसे ये आजकल लेटरल एंट्री वगैरह की व्यवस्था चल रही है, उनके लोग तैयार हैं, हमारे लोग इतने सारे होंगे नहीं उस लेवल पे, तो वो 15 साल 20 साल का जैसे कहीं पे भी वो व्यवस्था होगी तो लेटरल एंट्री करेंगे, वो नहीं लोग आ जाएंगे, हमारे लोग है भी नहीं। क्योंकि मैंने देखा है हायर एजुकेशन में, हायर संस्थानों में जहां पे इस तरह की चीजें हैं, वहां पे अब भी हमारे लोग कम है। क्यों? क्योंकि वो कम उम्र में जाकर के पढ़ाई को बहुत ज्यादा उतना एजुकेशन में जाते नहीं। मेरा खुद बड़ा विरोध हुआ था जब मैं अपनी पीजी से पीएचडी के लिए जा रहा था। क्यों? क्योंकि एक नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी थी, और उस सरकारी नौकरी को मुझे छोड़ने के लिए दबाव था कि मैं छोड़ू नहीं उसको। लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि अगर मैं यहीं रह गया तो मैं सिर्फ इसी लेवल पे रह जाऊंगा। तो हमें ऊपर लेवल की भी अपनी सारी तैयारी पहले से करके रखनी। इसलिए जब भी कभी हमारे बीच की कोई मान लीजिए सरकार बने या कोई अगर ऐसा बदलाव बनना चाहता तो उसका फायदा किसी दूसरे को नहीं मिल जाए। तो अगर हम वैसे मंदिरों में आज की डेट में आपने देख रहा है कि धीरे धीरे सरकार क्या करे कि मंदिरों में पुजारियों को वेतन दे रही है। अगर उसको सरकारी स्तर पे किया जाएगा तो उसमें सीधी सी बात उसको फिर वो रिजर्वेशन के अंतर्गत लाना पड़ेगा। अगर 100 है तो 50 अलग हो जाएंगे, 50 तो आएंगे एटलीस्ट जो भी की व्यवस्था है। अगर इससे बढ़ जाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन वो कब आएंगे? अगर आप नहीं तैयार रहेंगे, अगर हम नहीं तैयार करेंगे अपने भविष्य के पुरोहित, तो वो सीटें जो है एनएफएस में हो जाएंगी। आज की डेट में देखिए इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जब कभी भी पिछड़े वर्ग की सीटें भरने की बात आती हमेशा मैक्सिमम एनएफएस में जाती है। हमने देखा है कई सारे लोगों को सिर्फ इसलिए मतलब ऊपर दिया था क्या, ताकि उनका सिलेक्शन नहीं करना पड़े, और सिलेक्शन करना नहीं चाहते हैं। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में जब प्रोफेसर्स की बात आती है
असिस्टेंट प्रोफेसर की इन सब की बात आती है तो आपको 5%, 6%, 10% का ही आपको आंकड़ा मिलता है, जो कि आपको संवैधानिक प्रदत्त जो अधिकार है आपका 27%, 20%, 7% जो भी है उससे कम हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अभी भी उस स्तर की तैयारी नहीं कर पा रहे। तो हमें इसी तरह से जजों की बात है, जब आपके बीच के अच्छे वकील ही तय नहीं होंगे। देखिए, हाई कोर्ट लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जो भी जज बनते हैं उसमें मैक्सिमम जो जज बनते हैं वो सब जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होती है, जो अच्छे केस लड़ रहे होते हैं, उनके कारण उनकी होती है। व्यक्तिगत तो एक है ही, लेकिन अभी देखिए मूलभूत बात यह है कि हमारे बीच में लोग है ही नहीं। तो यही चीज हमारी हर चीज में हमें लागू करनी है। जिन क्षेत्रों में हमारे लोग नहीं है उनकी हमें तैयारी करनी है, और पुरोहित प्रशिक्षण भी उसमें कोई बिरला नहीं है। देखिए, ये बड़े बड़े लोग जब जाएंगे, आज के टाइम डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया, प्रोफेसर जैसे हम लोग हो गए, ये लोग मान लीजिए अच्छे अच्छे पदों पे हैं, इनको मान लीजिए कोई संस्कार अच्छी हमारे बीच का कोई होगा नहीं तो हम किसको बुलाएंगे? इस वैक्यूम को भी भरने के लिए हमें तैयारी करनी है, दोनों तरीके से। समाज में धीरे धीरे इसकी तैयारी करनी है कि हमारे लोग उपस्थित हो जाए, और दूसरी बात संस्थागत रूप से तैयारी करनी है कि कल की डेट में सरकारें जब इसके बारे में सोचें, विचार, मजबूर हो जाए। विचार ऐसे नहीं करेंगे, मजबूर होंगे। वो मजबूरी तब होगी जब आप उनको अपनी ताकत दिखाएंगे, तब मजबूर होंगे। आप मांग करेंगे, लगातार मांगने से ही चीजें मिलती हैं, बिना मांगे किसी कुछ नहीं मिलता। अगर लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मणों को बिना मांगे सब मिल गया तो गलत बात है। नहीं, उन्होंने धीरे धीरे, अपर कास्ट ने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाया है, और आप ये देखते होंगे कि वो लगातार वो वोकल होते हैं अपनी चीजों को मांगने के लिए। हम लोग वोकल नहीं होते। देखिए, इतनी बड़ी वैकेंसी होती है, कोई एक आदमी जाके प्रकाश का जाकर के एक याचिका लगा देता है तो क्या करता है? वो वोकल है, जागरूक है। हम उतने जागरूक नहीं है, हमें ये जागरूकता अपने अंदर लानी पड़ेगी। अभी आचार्य रजन भैया जुड़ गए हैं, मेरी उनसे बीच बीच में से बातचीत होती रहती है। अभी शायद वो मतलब पीएचडी का शायद अपना काम शायद खत्म कर चुके हैं, जितनी मेरी जानकारी है। और उसको खत्म करने मेरी उनसे यही थी कि आप चूंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अभी महर्षि पाणिनि यूनिवर्सिटी शायद जिसका रीवा में एक सेंटर खुल गया है, सैटेलाइट सेंटर खुला है, इस तरह की यूनिवर्सिटियों में आचार्य रंजन भैया जैसे जो लोग हैं, हेमंत सर जैसे जो हैं, आचार्य सुरेश जी जैसे हैं, अश्विनी जैसे जो लोग वास्तव में अपने क्षेत्र में स्थापित हैं, जो लोग जानते हैं, आप लोगों के मतलब अपने अंदर जो शिष्य तैयार हो, शिष्य भी तैयार हो, साथ ही साथ जब आप लोग मतलब वहां पे जाएं तो जैसे बाकी क्या होते हैं, जैसे जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ किसी प्रैक्टिस काम में लेके जाते हैं। तब वो जाते हैं, तब वहां पे वो रियल टाइम चीजें सीखते हैं, उनका उसको आभास भी होता है। एक हो टीचर जो भी हो, जैसे हम लोग भी कभी फील्ड पे जाते हैं तो अपने साथ बच्चों को लेके आते हैं, चलो तुम लोग ये देखो कि फील्ड में क्या चीज हो रहा है। कोई चीज सिखाते हैं तो ग्राउंड लेवल सिखाते हैं। जैसे आप लोग जितने लोग अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये लोग जब अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, चेलों का मतलब मेरा शिष्यों से है, आपके शिष्य जो आपके पास सीखने आएंगे, जो प्रशिक्षण लेने आएंगे, उनको भी अपने साथ रखें तो वो चीजें जानेंगे, समझेंगे, उनका भी एक अपना क्या होगा, प्रचार होगा। जैसे आपने देखा होगा जो मेन जो पंडित जी, पुजारी जी होते हैं, वो अपने साथ कई सारे शिष्यों को लेके जाते हैं, और धीरे धीरे अपने बारे में उनका तो पता है ऑलरेडी है, वो अपने उनके भाषा से, अरे ये बहुत अच्छा बोलता है, ये रुद्री बड़ा अच्छा करता है, ये महामृत्युंजय बड़ा अच्छा करता है। ये क्या है? ये मौखिक प्रचार है। तो हम ये इस मामले में एक अवेयरनेस भी फैला रहे होंगे। और आचार्य रंजन भैया क्या है कि ये ऑलरेडी एक संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और मैंने इनसे यही मतलब गुजारिश की थी कि चूंकि आप एक संस्थागत तरीकों को समझते हैं, जिसमें एक डिग्री, हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। आपकी आज की डेट में समझिए कि पेपर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पहले कभी हो सकता है नहीं रही हो, लेकिन अभी पेपर की वैल्यू बहुत जरूरत है। अगर कोई चीज अगर आपके पास कागज में सर्टिफिकेट के रूप में अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको नकार नहीं सकते। और सरकारी सिस्टम में एक चीज चलता है, के भैया यहाँ जुड़े वो बताएंगे कि क्या कहते हैं, पेपर चलता है, बाकी कुछ चले ना चले लेकिन पेपर चलेगा आपका। आप अगर कोई चीज पेपर में लेके आएंगे तो वो चीज कभी भी डिनाई नहीं की जाएगी। तो मैं रंजन भैया से ही मेरी गुजारिश थी, बाकी सब लोगों से गुजारिश है कि हम इसको इस तरह से करें कि एक संस्थागत प्रशिक्षण के रूप में चले। इसमें जो कोर्सेस हमारे चाहे 6 महीने को, चाहे 8 महीने को, चाहे 1 साल के, चाहे 2 साल के हो, धीरे धीरे करके, एक साथ हमें लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा प्रचार करने की जरूरत है, प्रसार करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके हम 6 महीने से शुरू करें, और फिर ये लोग जब हम कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो हम उनको ले जाएं, वो अपने साथ आकर के इसका जो म्यूचुअल जो प्रचार होगा ना, उसका बहुत बड़ी एक वैल्यू निकलेगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं जाएगा, उसको उसका लाभ मिलेगा तो आके 4 को बताएगा।
जैसे भी देखिए जो बौद्ध मॉनेस्ट्री की बात है, बौद्ध मॉनेस्ट्री की बात है, अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सिक्किम वगैरह में है, चल रही है, लेकिन अब जो कुछ बच्चे जो गए हैं तो आसपास के देखिएगा अगले 2-4 सालों में कई सारे परिवार बच्चे अपने आप पहुंच जाएंगे। सेम चीज इसके साथ भी है। जब हमारे आसपास के लोग, जैसे हम लोग आप लोगों को जान रहे हैं, तो हम लोग पता है कि भाई ये सारी चीजें चल रही हैं, तो लोगों के अंदर भी धीरे धीरे क्या होगा, अवेयरनेस आएगा। अवेयरनेस आने में समय लगता है। और नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, भैया ने बताया कि इन्होंने 2500 प्रशिक्षक देखिए तैयार किए हैं। ये देखिए यही संस्थागत प्रशिक्षण हम सबको कहीं ना कहीं इसको पुश करने की जरूरत है। अगर हम नहीं कर सकते तो हमें पुश करने की जरूरत। जो लोग हैं जिनके पास हमें लग रहा है कि वो इस काम कर सकते हैं, इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो वो है, ज्ञान से ज्यादा जरूरत है आप जो बोलने की क्षमता जिसकी, जो जितना ज्यादा बोल सकता है समझिए पुरोहिती उसकी उतनी चंगी होगी, उतनी बढ़िया। आप जितना आप देखिए ना, बड़े बड़े जो ये संस्कार में आस्था में सब गुरु जो और ये सब आते हैं, ये सब क्या करते हैं, क्या बहुत बड़े बड़े कोई पढ़े लिखे हैं क्या, कि उनको ऑक्सफोर्ड की डिग्री उठाई क्या, कुछ नहीं किया है, सिर्फ बोल सकते हैं बस, हो गया। बोलेंगे, कुछ भजन सुनाएंगे, 4 मीठी मीठी बातें, आपको बेवकूफ जितना बेवकूफ बना सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, उतना बड़ा संत है। तो हमें यहाँ पे बाकुपट शैली का बहुत बड़ा एक रोल है, उतने अच्छे से इस काम को हैंडल कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, सुना सकता है। इन्हीं सब दुख साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मैं अपनी बात प्रस्तुत करने में सक्षम रहा हूँ, और आगे भी हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, एक दूसरे से ऐसे चलते रहेंगे। बहुत अच्छे समझा है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन देवस जी। अभी हैंड रेज किया है मुनीष यादव सर ने, जो गोवा में स्थापित बिजनेसमैन है। जी मुनीष सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर अनम्यूट करके। सॉरी मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है देवाशीष जी। ये मेरा पॉइंट रह गया था, ये हमें जो उसमें मैं एड ऑन ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने बच्चे हैं, हमें इन बच्चों को समाज के आगे लाना पड़ेगा, और समाज में जहां भी प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, इसमें इन्हें आगे लाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि बातें करने से ही चीजें निकलती हैं। जैसे हमने देखा है कि जो सवर्ण लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं, बच्चों को लेके जाते हैं कथा करने के लिए 4 लोग, ये क्या है कि ये बच्चों के झिझक को खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कि हमारे बच्चों की झिझक खत्म नहीं होगी, ये बच्चे क्या है ना, ये डाउन द लाइन ये 10वें नंबर पे रहते हैं, 1 से 10 में। ये वही होता है ना कि बैक बेंचर्स, हमें बैक बेंचर्स नहीं बनाना है। आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा इसके फेवर में रहता हूँ कि बच्चों को जरूर हम आगे करें। कोई कंपटीशन हो, कोई कुछ हो, नहीं कंपटीशन हो रहा है ना। देखिए अभी हम लोगों ने जो रीवा जुड़े लोग हैं, जो अचीवर्स क्लब फाउंडेशन जुड़े लोग हैं, हम लोग साल में एक बैठक करते हैं, उसमें एक हम लोगों ने एक प्रतियोगिता करते हैं, 2-3 करते थे, जिसमें बच्चों को हम ऐड करते थे। तो पिछली बार तक हम लोगों ने उसमें निबंध कराया, बाकी कराया अपने बहुजन महापुरुषों पे कराया। इस बार हम लोगों ने एक चीज उसमें मैंने ऐड की, जो ये बोलने की बात है ना, बोलने की, लिख लेते हैं, कई सारे लोग लिख लेते हैं, लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपने आप को सामने आके एक्सप्रेस करना है, उसी बातों को, लिखी बातों को कहना है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कह पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, सामने पब्लिक को फेस करने का हमारे अंदर एक जज्बा नहीं आता। तो जो हमारे चाहे कोई भी हो, जैसे हम लोग जो जयंतियां ये सब जो मनाते हैं, इसमें हम छोटे छोटे प्रोग्राम करके बच्चों को इन्वॉल्व करें, तो उनको बोलने के लिए एक मंच प्रोवाइड करें, और उसमें साथ में थोड़े बहुत एक इनाम रख दें, ताकि एक मोटिवेशन फैक्टर काम करे। इस बहाने से 2-3 काम करेंगे। देखिए जब पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे, तो पहला काम तो होगा कि वो पढ़ेंगे तो अपने लोग बारे में जानेंगे, जब जानेंगे तो बोलेंगे, और जब दूसरा जब कोई इनाम जीतेगा ना, तो अगले साल लगेगा नहीं यार मैं और अच्छा करूंगा और अच्छा पढ़ूंगा, तो मैं भी इनाम जीत सकता हूँ। ये हम लोगों ने किया था, और ये मेरी गुजारिश है कि जब जिस तरह चीजें हो, तो हम ये बोलने वाली बात अब जरूर अपने कंपटीशन में रखें, बिना बोलने की हम उसको छोड़ें, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप ये समझिए कि हम बहुत पीछे रहेंगे, लेकिन अगर हम बोलते हैं तो हम कहीं आगे जा सकते हैं। ये मेरा लाइव एग्जांपल है। मैं बोलने में बहुत पीछे रहता हूँ, पीछे रहता था रादर, अगर मैं उसको यूं बोलूं। इसका नतीजा ये था कि मैं बैक बेंचर रहा हूँ, हमेशा रहा हूँ मैं। लेकिन समय को देखते हुए धीरे धीरे मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया, और आज कई बार ऐसा हुआ है, आप यकीन करें
बहुत डिफरेंट अच्छा होते बोलते हैं। हैं। मैं वो करूंगा, आप जो बोल मतलब जो एक होना चाहिए ना, गति ठहराव सब कुछ, वो बहुत शानदार है आपका। भले आपने सर लेट शुरू किया, लेकिन आप एकदम परफेक्ट कर रही हैं। सर प्लेजर इज माइन सर। तो जी इस चीज को अब मैं देख रहा हूँ कि अब मैं आगे आ जाता हूँ, अब मैं लीड करने की पोजीशन में हूँ, चाहे मैं मेरे सोसाइटी में रहूं, मैं मेरे क्लास में रहूं, मेरे कॉलेज के फंक्शंस होते हैं, वहां मैंने देखा है कि मेरी प्रेजेंस अगर नहीं है तो वो सारे फंक्शन जो है वो नल एंड वॉइड, मतलब जीरो हो जाते हैं। तो यही बात मेरे बच्चों में थी। मेरा एक बेटा है क्लास 9 में, बिटिया है क्लास 5 में। मैंने उनकी झिझक को खत्म किया है, और आज ऐसा होता है कि स्टेज पे अगर कोई प्रोग्राम होता है तो जो मेरा बेटा है वो हमेशा एंकरिंग करता है, मेरी बिटिया है वो एंकरिंग करती है। ये तो बहुत देख जरूरी के मुझे अच्छा लगता है कि चलो इनके अंदर की वो एक बात मैंने खत्म करी। तो हम अपने आप से देखें, हम अपने आप से सीखें कि हम, क्योंकि वो जनरेशन पीछे है और हमारे आगे आने वाली जनरेशन को हम अगर अपनी ही कमियों को अगर हम दूर करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम जनरेशन को आगे ले रहे हैं, हम जनरेशन को आगे कर रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पे हम सबको फोकस करना है कि बच्चों को हम किस तरीके से डे वन से ही हम उनको बताएं कि नहीं आप इस पर डिस्कस करो भाई, क्यों नहीं करो भाई, पेरेंट्स है, माँ बाप है, आप वहीं पे डिस्कस करें, है ना, फिर धीरे से पड़ोस के यहाँ डिस्कस करें, सोसाइटी में डिस्कस करें। देखिए कि उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो ऐसे निखर के आएगी, और शायद है कि फिर हम लोग होंगे जो आगे होंगे, और जो हम मिशन जो हम लेके चल रहे हैं वो मिशन हमारा बहुत आगे चला जाएगा, और जो सक्सेस रेशियो है इसमें हम थोड़ा सा तेज हम गति को ले सकते हैं। मेरा यही निवेदन है कि सर बहुत बच्चों बढ़िया, को सब बिल्कुल लोग बिल्कुल थोड़ा फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बिल्कुल इसको हम लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे, आप सब साथ में बने रहें। तो अभी हम अपनी मातृशक्ति अलका मैडम को सुन लेते हैं। अलका मैडम जुड़ी हुई यहाँ शुरू से जुड़ी मैम, तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर अलका मधुसूदन पटेल मैम जबलपुर से हैं, आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, और आज हम चाहते हैं कि मैम आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर अलका सीतम जी। अलका मैम सुन रही हैं आप? लगता मैम लेफ्ट हो गई हैं क्या? हाँ जी भैया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आदरणीय रजन प्रसाद सर हैं हमारे आचार्य जी, रजन सर को सुन लेते हैं संक्षिप्त में दो शब्द, उसके बाद फिर डॉक्टर हेमंत कोशी सर से हम आशीर्वचन लेंगे और समाप्त करेंगे मीटिंग। जी आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य रजन पटेल मध्य प्रदेश दमोह से हूँ, और अभी देवस जी मैं तो चूंकि आज मैं लेट जुड़ा हूँ, कुछ हमारे इंसिडेंट हुआ है हमारे संभाग में, वो उसका बड़ा इम्पोर्टेंट है जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। जी जी मैं समझ गया। तो देवस जी अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और चूंकि मेरी फाइनली चल रही है पीएचडी, तो मेरे जो वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, वो अजीब अजीब टाइप के लोग रहते हैं। तो मेरे जो गाइड है तो बोले आप तो प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हो, किसी की आप सलाह लीजिए। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ मैं सलाह ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, मैं भी साइंस वाला हूँ, लेकिन मेरे जो दो सलाहकार हैं डॉक्टर देवस जी प्रोफेसर इन फार्मेसी यूनिवर्सिटी, एंड डॉक्टर प्रोफेसर स्वतंत्र सिंह वेटनरी कॉलेज, तो वो चौक का बोले आप इनसे सलाह लेते हो तब तो आपकी पीएचडी सही होगी। तो सर की बात मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इस विभाग में सबसे ज्यादा जो आगे रहते हैं ये डरते बहुत है। ये मैं एक सूत्र बता रहा हूँ जो आपको नहीं मालूम। ये डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल ले आता है। प्रैक्टिकल शब्द बोल दो और यूनिवर्सिटी वाले पूरे घबरा जाते हैं। मैंने तो मैं तो बोलता मैं प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूँ। मेरे जो मतलब वो लिखित में गाइड नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए यदि नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता ये। तो मेरा उनको काफी अच्छा लगा, और अब मुझे लगता है कि कहीं मेरी थोड़ी मिस्टेक भी होगी तो उसको बिल्कुल सही निकालना पड़ेगी। तो ये अध्ययन बात वही आती है कि हमें अध्ययन बहुत जरूरी है, और मैं कंटिन्यू इसी पे सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि अध्ययन सबसे जरूरी है। किसी राइटर ने लिखा है कि एक दिन को खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन कृपया करके एक दिन भी आपका व्यर्थ ना जाए जिस दिन आपने कुछ नया ना अध्ययन किया हो। बहुत जरूरी है। जो 9 दिन का व्रत होता है ना, तो मैं बता रहा हूँ उसका कारण यही है कि 9 दिन आप खाओ नहीं लेकिन पढ़ो, कुछ सीखो। तो कृपया करके अध्ययन करें। और जो बोलने की आपने बात की है, तो बोलने का उदाहरण आज की डेट में जितना अच्छा है कि देखिए सबसे पहले नाम किसका था, फिल्मी मीडिया मुंबई का, और वो कपिल जो सर बोलता है वो क्या बोलता है कुछ पता ही नहीं अपन को।